नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रात के ठीक 10 बजे हैं और मैं आपके बीच आपका पसंदीदा प्रोग्राम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखें हमसे लेकर के हाजिर हूं। आज जब हम इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं तो हमने प्रवेश कर लिया है अपने क्लास नंबर 197 में। ये हमारा 197वां क्लास है और अब मात्र 3 क्लास मैं अपने दोहरे शतक से पीछे हूँ। किसी ने खूब कहा है, कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छाँव, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा, बस यही है जिंदगी की छोटी सी परिभाषा। जी हाँ बहनों और भाइयों, जिंदगी धूप छाँव का एक खेल है और हम सब जिंदगी के इस खेल के कलाकार हैं। यहाँ आते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। किसी के हिस्से में वाहवाही आती है, तालियां बजती हैं, किसी के हिस्से में दर्द आते हैं, किसी के हिस्से में आलोचनाएं आती हैं और कभी आपको खुशियां मिलती हैं, कभी गम मिलते हैं। ये ज़िंदगी की चलते हुए कहानी की एक नदी है जिसमें सब बहते बहते दूर समुद्र के तट पर जा कर के विलीन हो जाते हैं और यही है हमारी आपकी ज़िंदगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं आप सबके प्यार और स्नेह को लेते हुए। आज जब मैं क्लास नंबर 197 में आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे कुछ साथियों ने डॉक्टर राय साहब यादव ने माइग्रेन की चर्चा करने की बात लिखी है। हमारे एक साथी ने कल गोनोरिया पर बात करने की बात की थी। हमारी एक साथी उड़ीसा से, उन्होंने एलर्जी और छींक पर चर्चा करने की बात की थी। लेकिन ये तीनों रोग या तीनों की बातों को करने के पहले मैं ये भी बता दूं आपको कि किसी ने खूब कहा है, हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अनंत है और इसमें चर्चाएं अनंत हैं, विषय अनंत हैं और सुनने वाले भी अनंत हैं और उसको समझने वाले भी अनंत हैं और उसकी टिप्पणियां करने वाले भी अनंत हैं। इस नाते हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता से शुरुआत करने के पहले मैं ये बता दूं कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग एक है लेकिन उसके समावेश अनंत हैं, समझने के तरीके अनंत हैं, समझाने के तरीके अनंत हैं, जिसे इंग्लिश में इंडेफिनिट कहते हैं। Any persistent change in the lymph or blood, that is called disease. It is the similar and simple definition of disease in electrohomeopathy. Is said by the Dr. Ramashankar, not others. Because persistent word is used only by the Dr. Ramashankar, केवल डॉक्टर रमाशंकर के द्वारा परसिस्टेंस चेंज का जो शब्द लगाया गया वो आज पिछले 40 वर्षों से अपने प्रायोगिक परीक्षण के उपरांत डॉक्टर रमाशंकर के शिष्यों के द्वारा पूरे देश में या ये कहें कि पूरे विदेश में विख्यात हो रहा है। और मैं डॉक्टर रमाशंकर की इस परिभाषा को लेकर के, उनके एक प्रतिरूप के रूप में लेकर के अपने सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के बीच में लगातार 17 अप्रैल 2020 से अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और लगभग
पूरे देश में एक बहुत अच्छी मुहिम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखने, समझने और करने की बनी है। आलोचनाएं तो तमाम होती हैं। मैं आज एक प्रसंगवश आपसे चर्चा कर रहा हूं। आज मैं बस्ती के एक बहुत मशहूर चिकित्सक, जो आयुष चिकित्सक हैं, संयोगवश उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप इधर से ही निकलते हैं, एक कप चाय मेरे साथ हो जाए। तो बस यूं ही उनके पास मिलने पहुंच गया। नाम मैं उनका अभी इस प्रसंग के बाद बताऊंगा। तो मैंने देखा कि मैं रविवार को तो वैसे अपनी क्लिनिक को ऑफ रखता हूं, मैं अपने निजी कार से कहीं जाने वाला था, तो मैंने उनसे मुलाकात की और मैं उनके पास बैठा। तो जब मैं उनके चैम्बर का एक सरसरी निगाह से देख रहा था तो उनके चैम्बर में एक फ़ोटो मेरी उनके साथ एक किसी प्रमाण पत्र को लेते हुए किसी अधिकारी के साथ थी। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरी तस्वीर ये लगा रखी है और यह तस्वीर मुझे लगता है कि आज से 30 साल पहले की है या 25 साल पहले की है। बोले, हाँ आपने सही पहचाना, ये लगभग 20 या 25 वर्ष के दौरान की है, जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी। तो मैंने कहा कि जितने मेडल्स या जितने पुरस्कार आपके इस चैम्बर में दिखाई पड़ रहे हैं, शायद उतने ही मेरे चैम्बर में भी दिखाई पड़ते हैं, और लोग आपको भी फर्जी कहते हैं और मुझे भी फर्जी कहते हैं इन लोगों की जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा लोग प्रमाण पत्र और पुरस्कार हासिल किए हैं। तो वो हंसे और मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर अनिल, हम आप काम करते हैं तो हम आप काम के लिए जाने जाते हैं, और जो आदमी काम करता है उसके साथ पुरस्कार जुड़ता है, उसके साथ मेडल जुड़ते हैं, और जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ वो यही करते हैं कि वो हमारी आपकी आलोचनाएं करते हैं, हमारा आपका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। हमारे आपके पास काम है, हम लोग 15 से 18 घंटे तक काम करते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो पुरस्कार भी हमारे हिस्से में आते हैं, मेडल भी हमारे हिस्से में आती है, और जो खाली बैठे हैं उनकी गालियां भी हमारे हिस्से में आती हैं। तो हमको उनकी मुस्कुराहट और उनका गुस्सा दोनों स्वीकार करना पड़ता है। तो मैंने उनका आभार व्यक्त किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप भी धन्य हैं, और आज मैं आपके पास बैठ करके एक नई सीख लेकर के जा रहा हूं कि हमें किसी की आलोचनाओं के और किसी के विरोध की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कार्यों में मस्त रहना चाहिए। अब मैं उनका नाम बता देता हूं। बस्ती के मशहूर डॉक्टर वी.के. वर्मा जी हैं, जिनका एक आयुष मेडिकल कॉलेज भी चलता है, एक पैरा मेडिकल कॉलेज भी चलता है, और वो बस्ती के जिला अस्पताल के जाने माने आयुष चिकित्सक हैं और एक जाने माने कवि भी हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। और हमारी उनकी उम्र, अगर आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हम लोग एक दूसरे की उम्र को टैली कर रहे थे, तो मुझसे वो 2 साल उम्र में छोटे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि उन्होंने बताया, 1966 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 1964 है। तो मैंने अपने छोटे भाई से ये ज़रूर सीखा आज कि पुरस्कार और तिरस्कार दोनों ही जीवन का हिस्सा है, और दोनों को हंसते और मुस्कुराते हुए स्वीकार करना चाहिए। और मैं इसी कहानी पर अपने आप को रोकते हुए, मैं देख रहा हूँ कि 55 से अधिक साथी हमारे इस समय ऑनलाइन हैं, और हमारे तमाम साथी अनूप बर्नवाल जी हैं, मनोज ठाकुर जी हैं, डॉक्टर शशिकांत मतवे जी बहुत दिन बाद दिखाई पड़े हैं, राम मेहर सिंह जी भी आज बहुत दिन बाद आए हैं, प्रकाश वार्डे जी हैं, बहुत से साथी इस समय लाइन पर आ रहे हैं। सबका विनोद कुमार जी हैं, अशोक कुमार जी हैं, अजीत कुमार सुमन हैं, मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान हैं, मिस्टर हरीश चंद्र कुशवाहा जी भी लाइन पर हैं। और आप लोग अब जरा फिर से लिखना शुरू करें तो नीचे नाम आपके आते रहते, मैं पढ़ दूंगा। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं, समीर पात्रा जी भी लाइन पर हैं, सदन मेंडल जी भी लाइन पर हैं, बहुत से साथी लाइन पर हैं। और सबके नाम को पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और मिस्टर संजय कुमार जी हैं, आर.पी. सैनी जी भी मथुरा से आ चुके हैं, मिस्टर राजेंद्र सिंह राठौर आप भी लाइन पर हैं, मिस्टर रॉबिन प्रताप सिंह, अमित कुमार सिंह, मिस्टर नरोत्तम सिंह जी हैं, मिस्टर रॉबिन प्रताप जी के साथ नरोत्तम सिंह जी भी हैं लाइन पर, वेद प्रकाश पटेल जी भी आ चुके हैं। आप सबका नाम मुझे दिखाई पड़ रहा है। पिनाकी गराई जी भी आ चुके हैं, श्याम सिंह जी आ चुके हैं, पुष्पा सिंह जी आ चुकी हैं लाइन पर।
देश देवव्रत चार जी भी हैं। पुष्पा जी आपका एलर्जी पर और छींक पर डिमांड थी बताने की। कृष्ण कुमार केसरी जी हैं। बाहुबली खान जी भी लाइन पर आ चुके हैं। सुब्रत राय जी भी हैं। आप सब प्रणाम कर रहे हैं, आप सबका नमस्कार है। चलिए अब आपके नाम पढ़ने पर फिर समय होगा और दूसरे लोग आपत्तियां करेंगे कि आप नाम पढ़ने में समय बिताते हैं। मनोज यादव जी नमस्कार। तो मैं कह रहा था कि माइग्रेन, गोनोरिया और ये एलर्जी पर मैं अपने 200 क्लास पूरे करने के बाद फिर रोगों पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि रोगों के नाम अनंत हैं और तमाम तरह की परिभाषाएं हैं, डिस्क्रिप्शन हो जाता है। आज हम चर्चा कर लेते हैं अपने महत्वपूर्ण सी ग्रुप की मेडिसिन C17 पर, चूँकि हमारे कई साथियों ने डिमांड की थी। अभी आप सबके माइग्रेन, गोनोरिया और एलर्जी इसी C17 से संबंधित भी हो जाएगा। अभी देखिए मैं आपको कैसे इसको बताता हूँ। मिस्टर राजेश कुमार जी भी लाइन पर हैं। C17 में 6 औषधियाँ मिली हुई हैं, 6 पौधों का मिश्रण मिलाया गया है, 6 पौधों के फिल्टर को मिलाया गया है, जो फिल्ट्रेट उनमें होता है, निस्यंदन होता है, जिसको आप अर्क कहते हैं। और ये पौधे हैं रस एरोमेटिका, बेंसिटोटॉक्सिकम ऑफिसिनालिस, रस टॉक्सीडेंड्रॉन, पापुलस टर्मेंडेशियस, कोनियम मैकुलेटम और पिम्पेनला सेक्सीफेरगा। यद्यप अन्य किताबें इसका परसेंटेज लिखती हैं, कोई 25%, कोई 16%, कोई 17%, और कोई उसको पार्ट लिखता है, इतने पार्ट उतने पार्ट। लेकिन मैं आपको सीधा बताता हूं कि प्रत्येक पौधे के बराबर इक्वल रेशियो में आपको D3 के अर्क लेकर के इक्वल रेशियो मिला दीजिए, यानी लगभग 17% प्रत्येक पौधे का अर्क मिलाइए तो आपका C17 तैयार हो जाएगा। और C17, अगर मैं ये कहूँ कि C17 पर्टिकुलर ये यूरिनरी ब्लैडर की दवा है, तो अब यूरिनरी ब्लैडर का संबंध किन किन अंगों से है? यूरिनरी ब्लैडर आपका सीधे जुड़ता है किडनी से। किडनी का संबंध लंग से, लीवर से, हार्ट से। अब कैसे इसका संबंध होता है, इस पर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। सिर्फ एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं। हार्ट से ब्लड पंप करता है, विभिन्न अंगों में जाता है, विभिन्न अंगों में कार्य करने के बाद रक्त थकता है, गंदा होता है, खराब होता है, दूषित होता है, फिर लंग्स में भेजा जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर के वो शुद्ध होता है, फिर हार्ट में जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि हार्ट की एक डबल ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रणाली प्रकृति ने हमारे शरीर में दे रखी है, बार बार ईश्वर के रचनाओं पर, ईश्वर की कार्य प्रणाली पर हमें आश्चर्य करना चाहिए, बल्कि आश्चर्य नहीं, ईश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी हम सब पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का नमन करने वाले हैं, विभिन्न धर्मों में अपने अपने धर्म के हिसाब से हम अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन उस आस्था में एक चिकित्सक होने के नाते एक चिकित्सक ही ईश्वर के सच्चे दर्शन को करता है। जरा एक बार गंभीरता से आप सोचें कि एक छोटा सा स्पर्म और एक छोटा सा ओवम जो बहुत माइन्यूट होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से उसको देखने में भी प्रॉब्लम होती है, वो एक छोटा सा स्पर्म और ओवम मिल करके 2n का जाइगोट बन जाता है। यानी n कैरेक्टर आपका स्पर्म का और n कैरेक्टर आपका ओवम का, एक मदर का एक फादर का, दोनों मिल करके फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइज्ड होते हैं और जाइगोट यानी 2n का जाइगोट बनाते हैं। फिर प्रकृति वहाँ पर, प्रकृति के काम देखिए, प्रकृति की व्यवस्था देखिए। यह आज की व्यवस्था नहीं है, यह अनादिकाल से आ रही है। इसकी गणना लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की है,
जब से सृष्टि की रचना आरंभ हुई। हम विज्ञान के स्तर की बात करते हैं, हम एक चिकित्सक हैं, हम विज्ञान को मानते हैं, विज्ञान के स्तर पे हम हर चीज़ को जांचते और परखते हैं। लेकिन जब भी जांचते और परखते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारे जो पुराण शास्त्र, वेद या हमारे कुरान या बाइबल कहते हैं, उनमें यथार्थ है, क्योंकि उनमें जो कुछ लिखा गया है वो कहीं ना कहीं आज वैज्ञानिक विश्लेषण पर खरा उतरता है। तो जब वैज्ञानिक विश्लेषण पर वो खरा उतरता है तो वो जाइगोट जो बहुत माइन्यूट होता है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, कैरेक्टर 2n से n पर आते हैं, मदर और फादर के कैरेक्टर मिलके दोहरे हो जाते हैं, फिर प्रकृति उनको घटा करके आधा करती है और फिर लगभग 110 दिन में वो कोशिकाएं घटते बढ़ते उनकी संख्या बढ़ती जाती है। उनमें 3 जर्मिनल लेयर बनाती है प्रकृति। 3 जर्मिनल लेयर के बाद प्रकृति हमारे शरीर के 3 आधारभूत रचनाएं बनाती है, बाह्य त्वचा, बीच के आंतरिक अंग और हड्डियां। और इनके बाद शुरू होता है आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, सेक्स ऑर्गन, मस्तिष्क, बाल, और उसके बाद हमारी आर्टरीज और वेन्स का बिखराव हर अंग तक जा कर के। मैं आज सोच रहा था, मैं जब रास्ते में था, कि अगर जाइगोट के विभाजन के 1 घंटे से लेकर के और बच्चे के जन्म के 9 महीने तक का कंप्लीट वीडियो बना लिया जाए तो ईश्वर के उस कार्य को कितने बारीकी से आकलन किया जा सकता है। कब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन होने के बाद कोई तंत्रिका तंत्र बनती है तो कितनी तेज़ी से विभिन्न अंगों तक पहुंचती चली जाती है, या आर्टरीज और वेन्स कैसे कैसे जाते हैं, लिम्फ टिश्यू नोड कैसे फैल जाते हैं, कैसे विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं बनती हुई और सारे शरीर में फैल जाती हैं, फिर उन तंत्रिकाओं का विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स कैसे प्रकृति बनाता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी बना रहा है, ये जो भी अदृश्य इंजीनियर है, हम लोग मकान बनाते हैं तो दिखाई पड़ता है, हम लोग पौधा लगाते हैं तो दिखाई पड़ता है, वो बाहर पौधा अंकुरित होकर जन्म लेता है, उसके बढ़ने घटने का हम आँखों से आकलन करते हैं। लेकिन किसी जीव जंतु के गर्भ में पल रहे बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको हम नंगी आँखों से नहीं देख पाते, केवल महसूस करते हैं कि यहाँ पे ईश्वर है। ईश्वर को मानने का एक जो सही क्रम है, जो सही दर्शन है, वो हमें दिखाई पड़ता है कि शरीर की एक न दिखाई पड़ने वाली कोशिका से एक इतने बड़े शरीर की संरचना हो जाती है, और उसी संरचना में विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं में ऐच्छिक तंत्रिकाएं और अनैच्छिक तंत्रिकाएं, हमारे सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व दोनों की व्यवस्था प्रकृति करती है। हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का और अनैच्छिक क्रियाओं का समावेश प्रकृति करती है। हमें देखने के लिए आँख देती है, समझने के लिए हमारा ब्रेन बनाती है, सुनने के लिए कान देती है, बोलने के लिए मुख देती है, और आवाज़ निकलने के लिए हमारे ट्रैकियल चैम्बर में जो फाइबर्स बनाती है, वहाँ पे जो साउंड वेव्स निकलते हैं उससे हम आवाज़ सुनते हैं। और प्रकृति की ये भी व्यवस्था देखिए कि हमारे अंदर से केवल साउंड वेव्स आ रहे हैं, जिसको हम ओंठ, जीभ और अपने गले से मिला करके उसको शब्दों में व्यक्त करते हैं, और फिर उसको हमारे कान सुनते हैं। कान के हमारे जो ईयर ड्रम हैं वो उस शब्द को ले जा करके कॉक्लियर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको समझने का प्रयास करके सीधा समझ लेता है, और 1/300 सेकंड के पहले समझ लेता है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। उसी प्रकार हमारे आँखों में बनने वाली जो प्रतिबिंब है, वो प्रकृति हम इस प्रतिबिंब को उल्टा देख रहे हैं, और वो उल्टा प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में जा करके हमको सीधा बता रहा है। ये क्या व्यवस्था है प्रकृति की? यही तो है ईश्वर, यही तो है। हम जीव विज्ञान में या विज्ञान के तथ्य में को जानने में हम सब जान गए, हमने बहुत कुछ प्रगति कर ली विज्ञान में, लेकिन अभी हमने मृत्यु और जन्म की कहानी विज्ञान में समझ नहीं सका कोई, कि हमारी मृत्यु कब होगी और हमारा जन्म कब होगा, हमारी मृत्यु कैसे होगी और जन्म कहाँ होगा, ये अभी विज्ञान के समझ के बाहर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ईश्वर की इस असीम संरचना के बारे में विचार करते हैं तो इसकी संरचना की आंतरिक संरचना और उसके कार्यों की जो अनंत कथा है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है,
अर्थात ईश्वर अनंत है, जिसको हम न देख पाए हैं न समझ पाए हैं, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। उसी तरीके से हरि की कथा भी अनंत है। उसने जो कथा में हमारे शरीर का निर्माण किया, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, और कितने अंग हैं कहने के लिए तो आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आप गिन लें, लेकिन एक तंत्रिका, टिश्यू फ्लूइड, उसकी कोशिकाएं, उसके विभिन्न प्रकार के टारगेट, ये अनंत हैं। और उस अनंत की कथा को, उस अनंत के ब्यौरे को, उसके क्रियात्मक वैल्यू को या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हम जितना पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना गंभीरता से समझेंगे, उतनी ही उसको बारीकी से समझते जाएंगे और उतने ही उसके तमाम प्रकार के खंड निकलते रहेंगे। तो जब हम C17 की बात करते हैं, C17 की बात करते हैं, तो C17 में मिले हुए 6 पौधों के 17% के आसपास, 16.56%, हम उसको 17 के अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। और सेरेब्रल प्लेसी के ऊपर प्रकाश डालें, सेरेब्रल प्लेसी के ऊपर प्रकाश डालें। ये मिस्टर दिलीप कुमार जी लिख रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बीना बोरा जी गुड इवनिंग कर रही हैं, और सुब्रत राय जी कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। अब C17 को तो हम वैसे यूरिनरी ब्लैडर में मानते हैं। हमने यहीं से बात शुरू की थी कि यूरिनरी ब्लैडर हमारे किन किन अंगों से, सहायक अंगों से संबंधित होता है। लीवर ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में जाती है, ब्लड में अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो रही तो उसको भी नियंत्रण करने का ग्लूकोज लीवर करता है। पैंक्रियाज से इसका संबंध होता है, लीवर से इसका संबंध होता है, हार्ट से इसका संबंध होता है, किडनी से इसका संबंध होता है, और सबका क्षार, जिसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, या सबका एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक सोल्यूशन, वो सारा का सारा सोल्यूशन फिर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। क्योंकि सब कुछ छनने के बाद, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बचा खुचा माल होता है यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अब यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि उसको, यूरिन को समय समय पर बाहर निकालना। यूरिन, अब हमने आपसे बताया ना कि हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग को के नाम की कोई दवा नहीं है। हमारे पास अगर यूरिन ज़्यादा हो रही है, यानी पेशाब ज़्यादा हो रही है, तब भी हम C17 का प्रयोग करते हैं, और पेशाब कम हो रही है तब भी हम C17 का प्रयोग करते हैं। हमारे तमाम लेखक, किताबों को लिखने वाले, चूँकि उनको अनुभव नहीं है, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात मैं कर रहा हूँ, जो लोग किताबों को नेम एंड फेम के लिए लिखे हुए हैं, उनको रोग का अनुभव नहीं है, उनको रोगी की दशा का अनुभव नहीं है। उन्होंने किताबों की नकल करके इनकी नकल उनमें उतार दी है। C17 हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के हर क्रियाकलाप में C17 का योगदान है। हमारे सोने में, उठने में, जागने में, प्यूटरी ग्लैंड में, पीनियल ग्लैंड में, आपके एड्रेनल ग्लैंड में, हर तीनों, इन तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथियों के हार्मोन्स के सेक्रेशन में C17 का रोल है। क्योंकि C17 का रोल कहाँ शुरू हो जाता है? लीवर में, पैंक्रियाज में। जब ग्लूकोज का नियंत्रण आरंभ होता है, ग्लूकोज अगर जा रहा है तो फिर किडनी में उसका फंक्शन, किडनी के बाद आगे बढ़ रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर आया है तो बार बार, अगर ज़्यादा पेशाब बन रही है, जल्दी बन रही है, तो यूरिनरी ब्लैडर से उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया, अगर कम बन रही तो उसको रोकने की, बनाने की प्रक्रिया, ये सब कुछ C17 का काम है। अब हम ये कह लें कि C17 को हम अगर S1 F1 के साथ इसको हम प्रयोग करा दें तो हमको मूत्र से संबंधित सभी समस्याओं पर तुरंत निदान मिलता है। प्रायः आपके सवाल आते हैं कि बच्चा नींद में बिस्तर को गीला कर देता है, और कभी कभी ये समस्या बुजुर्गों में भी आती है। ऐसे बच्चों को या ऐसे बुजुर्गों को जो पेशाब से बिस्तर को गीला कर देते हों, उनके लिए S1 F1 और C17 अगर ये मिला करके आप देते हैं, उनकी उम्र के अनुसार आप डोज स्वयं तय कर लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, उसकी नियमता को, उसके नियमन को, उसके कंटिन्यूएशन को बनाए रखने का काम भी C17 ही करता है। हमारे विभिन्न प्रकार के जनन इंद्रियों में, हमारे सेक्स ऑर्गन्स पर C17 का पूरा नियंत्रण होता है। क्योंकि जो शारीरिक कोशिकाएं होती हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने का काम भी C17 करता है। ये सब अनुभव से आएगा, ये सब किताबों को पढ़ने से या मेरे लेक्चर देने से या आपके एक बार सुन लेने से नहीं आएगा।
ये सब बार बार जब आप अनुभव करेंगे और बार बार आप इसको महसूस करेंगे कि हमको C17 यहाँ दे तो कैसा रोल इसका रहेगा। जब आप C17 के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, अब अगर आपके शरीर में हम जिसको कह सकते हैं कि एक डायूरेटिक शब्द आपने सुना ही है, जिसमें मूत्र का अवरोध होना, मूत्र का कम होना, यूरिन का कम बनना या ज़्यादा बनना, इन सब मामलों में आपको C17 दोनों कामों में काम करेगी। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी जानकारी मुझे दी थी और बाद में मैंने जब उसका प्रयोग किया, फिर मैंने उसको अपने पुस्तक में जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में लिख रहा हूँ, मैंने उसमें लिखने का भी प्रयास किया है। और ये मान लें कि पैंक्रियाज का बढ़ जाना, पैंक्रियाज बड़ा हो जाए, लीवर में सूजन आ जाए, कोई घाव, बहुत अच्छी दवा आप दे रहे हैं, घाव नहीं सूख रहा है, शरीर में दर्द बढ़ा हुआ है, आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हुई है, जननांग या बेनरियल के विभिन्न श्रेणी में आप दवा दे रहे हैं और वो काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप C17 का प्रयोग करके देखिए। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के नियंत्रण में, जैसा 3 प्रमुख जो ग्लैंड्स आपकी हैं, प्यूटेटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, और पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, इन चारों से निकलने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करना है। अगर आपको उनके कार्यों को चेक करना है तो एक बार आप C17 भी ज़रूर दे दीजिए। आपने कई प्रयोगों में मेरे देखा होगा, कई फार्मूले मैं आपको बताता रहता हूँ जहाँ पे मैं C17 लगा देता हूँ। मैं एक घर में गया, मुझे याद है मैं कानपुर गया था और हमारी जो कॉलीग्स थी डॉक्टर सविता सिंह, उनके पिताजी को बहुत पेशाब लगती थी और उम्र उनकी लगभग 60-65 वर्ष थी। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने, सविता सिंह ने मुझसे ये प्रॉब्लम की कि अनिल ज़रा बताओ कि इसमें क्या किया जाए। तो मैंने कहा C17 की मात्रा जब बढ़ा दीजिए। तो चौंक गई, बोली C17 तो पेशाब और निकालता है और आप कह रहे हैं C17 दे दीजिए। तो मैंने कहा देकर तो देखो, लेकिन उसमें कुछ मिलाना पड़ेगा। तो बोली क्या मिला दें? हमने कहा उसमें S1 मिला दो और F1 मिला के और C17 के साथ दे दो, और इसके बाद RE मिला दो। कहीं RE मिला देंगे तो और फंक्शन बढ़ जाएगा। मैंने कहा मैं फंक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ, किसका? तो बोली किसका? हमने कहा मैं फंक्शन बढ़ाना चाह रहा हूँ ब्रेन का, प्यूटेटरी ग्लैंड का, पीनियल ग्लैंड का, और साथ में ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति का। और मैं चूँकि 5 दिन कानपुर था, मैंने कहा अभी 5 दिन मैं कानपुर हूँ और मुझे 24 घंटे बाद आप बताइए कि हमारे इस फार्मूले का क्या आपको लाभ मिला। उन्होंने दूसरे दिन दोपहर 12 बजे फ़ोन किया कि हमारे पिताजी जो 1 घंटे में 5 बार पेशाब करने उठते थे, अब तो वो 2-2 घंटे में उनको उठना ही नहीं पड़ता है। तो मुझे लगा कि मेरा ये भी फार्मूला बहुत सटीक जा रहा है। तो C17 को आप सिर्फ पेशाब करने की दवा मत मान लीजिए, पेशाब को रोकने की, कम करने की भी दवा है। यूरिनरी ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है, इन सब के लिए C17 आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि C17 का रोल एक अदृश्य रोल है। प्रत्येक एक्सक्रेट करने वाले, पसीना कम निकल रहा है, आप C17 को दे करके देखिए। जिन लोगों को पसीना कम बनता है, गर्मी में भी बहुत लोग कहते हैं मुझे तो पसीने नहीं हो रहा, और पसीना होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो गर्मी में होना ही चाहिए, क्योंकि बॉडी में जो ओवरहीट का एक्सक्रेशन प्रणाली है प्रकृति द्वारा, ये प्रकृति ने पसीना निकालने की व्यवस्था बनाई जिससे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके। और जिन लोगों को पसीना नहीं होता है उनको लू की तपन भी ज़्यादा लगती है। तो C17 का एक बहुतायत प्रयोग है जिसको आप लगातार करके देखेंगे। C17 को आप C15 और S1 के साथ अगर आप दे देंगे तो इसका प्रयोग करके अगर आप देखते हैं तो इसका भी एक अच्छा रोल आपको दिखाई पड़ेगा। करने के लिए तो C17 के रोल में बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया है। अब आपके पास जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पहुंचेगी तो आप उसको देखेंगे। चूँकि अब समय आपका समाप्त हो रहा है और C17 तक ही मैं आज आपको खींच पाया से, और कल मैं आपसे चर्चा करूंगा कुछ आगे बताने की, जिसमें हमारे कई साथियों ने माइग्रेन और गोनरिया पर, और अभी एक साथी ने लिखा है कि डोज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आप चर्चा कर लें। तो मैं प्रयास करूंगा, चूँकि आप सबकी डिमांड बहुत ज़्यादा विभिन्न रोगों की आ जाती है, तो मैं किसी एक रोग पर अगर चर्चा करता हूं तो दूसरा, हालांकि जितने रोग आपने लिखे हैं मैं इन पर चर्चा कर चुका हूं। मेरी माइग्रेन पर क्लास हो चुकी है, गोनरिया पर क्लास हो चुकी है, केवल एलर्जी पर या छींक पर
जो पुष्पा जी का सवाल है उस पर मैंने नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा रिपीट करने के लिए। आप लोगों ने ल्यूकोरिया पर क्लास करने की बात की थी, कई लोगों ने ल्यूकोरिया पर लिखा था, ल्यूकोरिया पर क्लास में दे चुका हूं, और ल्यूकोरिया पर मैंने एक अपना इंटरव्यू भी दिया है टीवी चैनल को। तो इस तरीके से ल्यूकोरिया पर डबल क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो थोड़ा सा आप लोग सर्च भी कर लिया करें बैक में जा कर के, और देख लिया करें कि कुछ आपके मतलब की चीज़ें मिल जाएं तो आप उसको शेयर कर लिया करें। तो बस आज के लिए इतना ही। चलते चलाते हमारे नए साथियों के लिए मैं अपना फ़ोन नंबर बता दूं। हमारा फ़ोन नंबर है 9793252355। यही हमारा कॉलिंग नंबर है और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मिस्टर दिलीप सिंह लिख रहे हैं बॉडी में स्वेलिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, बॉडी में स्वेलिंग की चर्चा, अगर बॉडी में, अब चूंकि मैं यहाँ पे C17 की बात कर रहा हूँ, तो C17 के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हाथ पैरों में सूजन बढ़ रही है, स्वाभाविक सूजन जो आपका शारीरिक दशा उससे अधिक आपको सूजन महसूस हो रही है, आपके हाथ पैरों में सूजन जब आ रही है और उसको दबाने से वहाँ पे गड्ढे बन रहे हैं, तो आप C17 का प्रयोग कर सकते हैं और फिर करके देखिएगा, जिसमें आपको यस 5 भी मिलाना पड़ेगा। आरिफ मोहम्मद यस 13 लिख रहे हैं जी। यस 13 से आरिफ मोहम्मद जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। यस 13 आपने क्यों लिखा? C13 तो मैंने सुना था और यस 13 आप लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। मिस्टर विनय कुमार, डायबिटीज़ में भी C17 देना चाहिए? जी बिल्कुल डॉक्टर संतोष, मिस्टर संतोष चौरसिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डायबिटीज़ में भी C17 का तो बड़ा अचूक रोल है, चूँकि लीवर को कंट्रोल करता है C17 हमारे हिसाब से, अन्य लोगों के हिसाब से ना करें, लेकिन मेरे हिसाब से लीवर पर C17 का बहुत अच्छा रोल है। तो डायबिटीज़ पर तो सीधा C17 का फ़र्क आपको दिखाई पड़ेगा। मिस्टर अनमेश जी कह रहे हैं यस D3 है शायद, यस D3 है, मैं समझ नहीं पाया अनमेश जी आपकी बात को। बॉडी में स्वेलिंग हो गई, आपके सवाल भी मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। और सेरिब्रल प्लेसी पर हो गया, शरीर में सूजन पे हो गया। सर, काइंडली डिस्कस अबाउट द रिकरेंट मिसकैरिंग बल्की यूटेरस। बल्कि यूटेरस पर भी आपका मैंने सवाल नोट कर रखा है, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। चूँकि देखिए, निश्चित समय में कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं कॉमन उठा लेता हूं जो सबके हो। चूँकि पर्सनली आपका एक सवाल होता है तो वो हो सकता है दूसरे का ना हो, मैं कुछ ऐसे विषय उठा लेता हूं अपने इस क्लास में जो एक जनरल हो और सभी के लिए लाभदायी हो। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि कल से छोटे छोटे 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के आपके सभी सवालों के जवाब दे दूं और आप सभी के रोगों पर चर्चा हो जाए। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको बता रहा था कि मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर यही है, और जिन लोगों को हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोपैथी में अपने एडवांस तो नहीं परचेज करना है, वो 1650 रुपये अभी भेज करके हमारे फ़ोन पे नंबर 9450563748 पर भेज सकते हैं। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए एडवांस बुकिंग भी आप इसी नंबर पर 500 रुपये भेज के कर सकते हैं। तो तब कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। क्लास नंबर 198 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।